तो हाँ, मेरा नाम है संकल्प राजेंद्र सावंके। मैं अभी थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स भोपाल से और मैंने नीट दी थी 2020 में, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 665 और मेरा रैंक आया था 1347। और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिला है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके लिए एक मैं कोड फॉलो करता हूँ हर बार कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। ऐसे काम करना है कि बहुत ज़बरदस्त काम चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग काम चाहिए, जिससे लोगों का भला भी हो और साथ ही साथ उससे हमें सुकून मिले काम करने से। और वो प्रोफ़ेशन मुझे डॉक्टरी का जो प्रोफ़ेशन है, उसमें ऐसे नज़र आता था कि लोग बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है और उसके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा जो टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें वो सुकून एन्जॉय कर सकता है। तो वही मेरी इंस्पिरेशन थी। मेरे डॉक्टर में मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था, बट मैं दूसरे जो डॉक्टर जब भी मिलने वगैरह जाता था, उनको देखता था, तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन आती थी कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। ये प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है और उसमें भी मुझे सर्जन बनना है, क्योंकि सर्जन को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है और एक बार हार्ड वर्क हमने कर दिया तो उससे पेशेंट का ऐसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और कम्युनिटी की हम बहुत ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टरी से आती थी। तो मैं नीट दिया था 2020 में, तो 2018 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैंने पहले अटेम्प्ट में ही नीट निकाल दी थी। तो उसके लिए मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की थी, मैंने घर से ही पढ़ाई की थी और घर से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि क्या एग्ज़ैक्टली करना है, वो समझ नहीं आता है। जब भी हम पढ़ाई करने का स्टार्ट करने का सोचते हैं, तब एग्ज़ैक्टली ऐसे दिमाग के अंदर बहुत सारा फॉग रहता है, हेज़ रहता है, तो हमें खुद से समझ नहीं आता है कि करना क्या है, क्या करने से मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स आएँगे, क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज़ क्या नहीं करना है, वो नहीं समझ आता। तो लोग मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई करता था कि एक कोई चीज़ करने लगा तो मुझे ऐसा लगता था ये सही तो कर रहा हूँ या दूसरा कुछ करना चाहिए मुझे, जिसकी वज़ह से मैं 10 चीज़ें करता था और 10 चीज़ें मेरी बहुत सुपरफिशियली होती थी और एक भी अच्छे से नहीं होती थी। तो ये मैंने सबसे शुरुआत में सबसे बड़ी चैलेंज मुझे ये लगी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेट रहती है, जिसकी वज़ह से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये जो मेरा कन्फ्यूज़न था कि क्या एग्ज़ैक्टली यूज़ करना चाहिए, कोई कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर दूँ या फिर कोई बुक यूज़ कर दूँ, ये कन्फ्यूज़न मेरा एक 4-5 महीने बाद क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी बेस है नीट का या फिर जेईई मेंस का, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने पेपर निकाले 2019 के और मैं एक-एक क्वेश्चन मिलाते गया एनसीईआरटी की लाइन्स से, तब मुझे पता चला कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता और एनसीईआरटी का नॉलेज अगर अप्लाई करते हैं, तो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाना पॉसिबल है। तो तब से मेरा जो कन्फ्यूजन की स्टेट थी मेरी, तब से थोड़ा-थोड़ा कम होने लगा और तब से मैं पूरा फ़ोकस अपना एनसीईआरटी पे लगने करने लगा। चाहे वो बायो की एनसीईआरटी हो, फिज़िक्स की एनसीईआरटी हो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, मैं लाइन बाय लाइन सारे एनसीईआरटी पढ़ने लगा। बट ऐसा हो गया था कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते थे, यूट्यूब पे वगैरह वीडियो आते थे, कोई कोचिंग वाले कुछ बोलते थे, कोई टीचर कुछ बोलते थे कि ये बुक यूज़ कर लो, वो बुक यूज़ कर लो, इससे मार्क्स बढ़ेंगे। उससे थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूजन स्टिल रहता था कि डर लगता था खुद को कि हो पाएगा? ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे करना ठीक रहेगा? मैं तो बस एनसीईआरटी कर रहा हूँ, बाहर का कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट एंड में आके सबसे एंड में आके जब मॉक टेस्ट वगैरह शुरू हो गए और जब मैंने नीट दे दी, तब तो मुझे श्योर शॉट ऐसे लगा कि मतलब कन्फर्म हो गया कि एनसीईआरटी अगर कोई करता है, कोई स्टूडेंट अच्छे से रिगorously फॉलो करता है, स्टार्ट से लेके एंड तक, तो उसका कन्फर्म 700 प्लस लाना उसे पॉसिबल है। कन्फर्म पॉसिबल है, ऐसे मेरा मतलब खुद का मानना हो गया था एंड तक। क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन्स एनसीईआरटी से आते हैं और एनटीए जो पेपर तैयार करती है नीट का, उनको सबके लिए एक बेसिक बैटल ग्राउंड रखना पड़ता है, सेम बैटल ग्राउंड रखना पड़ता है, जिस पे सारे स्टूडेंट्स फाइट कर सके। तो उसी के लिए उनको एक बेस एनसीईआरटी को रखना ही पड़ता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। एनसीईआरटी की कोई लाइन अगर समझ नहीं आ रही, तो उसे समझने के लिए लेक्चर वगैरह देख सकते हो। बट हमें हमारा मेन एम है, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एनसीईआरटी का सारे लाइन्स हमें अच्छे से समझ आ जाए, जिससे कि हम नीट में स्कोर कर सकें।
तो फिजिक्स का मुझे कभी टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था कि मेरी वो स्ट्रेंथ है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि लोग फॉर्मूला के पीछे जाते थे, सब लोग फॉर्मूला रट रहे थे, ये याद कर रहे थे लाइन बाय लाइन सारे फॉर्मूलाज, बट मैं कंसेप्ट के पीछे भाग रहा था। कंसेप्ट मुझे एक बार हो गई मेरी कंसेप्ट अच्छे से, तो फिर मुझे फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं रहती थी, और मेरे बस कंसेप्ट से सारे फॉर्मूला डिराइव होते थे पेपर के अंदर, और सारे क्वेश्चन सही आते थे। शुरुआत में मेरा स्कोर बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कम था, बट फिजिक्स में हर बार मैं टॉप रहता था। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट के पीछे जाता था। जब भी मुझे एनसीईआरटी की कोई लाइन वगैरह समझ नहीं आती थी, या फिर कंसेप्ट कोई समझ नहीं आता था, तब मैं वीडियो लेक्चर्स देखता था यूट्यूब पे, जो भी फ्री में अवेलेबल है। अलग सर हो गए, उनके लेक्चर देखता था, या फिर मैं स्टार्टिंग में 11th में जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसके लिए एच सी वर्मा किया था। तो एच सी वर्मा बहुत अच्छी किताब है, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से मतलब बताए गए हैं, और उसकी एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़्यादा सिखाती है हमें कि फिजिक्स एग्जैक्टली कंसेप्ट कैसे समझना रहता है। तो मैंने यूज़ किया था एक तो एच सी वर्मा, अलग सर के लेक्चर्स, और तीसरा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कोर रहता था मेरा, एनसीईआरटी के सारे में लाइंस पढ़ लेता था, एटलीस्ट एक बार मैं पढ़ता था कि क्या क्या मुझे समझ आ रहा है, और उसके बाद मैं लेक्चर्स वगैरह देखता था अलग सर के, या फिर एच सी वर्मा पढ़ता था। तो जो याद करने का पार्ट रहता था, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, या फिर बायो हो। उसमें हर बार मुझे मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, क्योंकि मुझे चीज़ें याद रहने में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। कंसेप्ट वगैरह आते थे मुझे, बट याद नहीं रहता था। तो शुरुआत में तो मेरा ऐसे ही चला गया कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और मार्क्स कम ही आते गए। बट एंड में जाते हैं मुझे कुछ स्टडी टेक्निक समझ आई, मैंने खुद से कुछ डेवलप करी, और उससे मेरा स्कोर थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। मैं एक्टिव रिकॉल का यूज़ करता था, जहाँ-जहाँ मैं यूज़ कर सकूँ, वहाँ-वहाँ मैं एक्टिव रिकॉल यूज़ करता था। एक्टिव रिकॉल मतलब ऐसा रहता है कि तुम पढ़ो मत ज़्यादा, तुम याद ज़्यादा करो। मतलब तुम एक चीज़, एक पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया, तो बाद में फिर से पैराग्राफ मत पढ़ो। उसके बाद आप देख लो खुद से कि कितने लाइन्स आपको याद है, और एक बार ऐसे करने के बाद फिर से वो पैराग्राफ पढ़ के देखो कि आपका कितनी गलतियाँ हो रही थी उसमें। अगर ऐसे आप एक्टिवली ब्रेन को इन्वॉल्व करते हो, ब्रेन को स्ट्रेस पे डालते हो, तो चीज़ें याद करना सिंपल हो जाती है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे समझ आया। तो मैं हर बार क्या करता था कि एक तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस वगैरह है, उसके लिए क्या करता था, रिएक्शन शीट बनाता था, और जब भी मुझे रिविज़न करनी है उसकी, तब मैं एक बार प्रोडक्ट्स पे हाथ रखता था, रिएक्टेंट्स पे हाथ रखता था, कंडीशन पे हाथ रखता था। ऐसे करके पूरे रिएक्शन कंप्लीट मन में करता था। ऐसे करके एक बार मेरा एक्टिव रिकॉल से 1-2 बार हो गया, तो जो-जो रिएक्शंस मेरे गलत हो गए एक्टिव रिकॉल के अंदर, उसे मैं हाइलाइट कर देता था, और हाइलाइट करने के बाद नेक्स्ट रिविज़न में मैं पहले वो हाइलाइट वाली सारी चीज़ें करता था। सेम चीज़ मैंने फ़ॉलो की बायोलॉजी में, जो भी इकोलॉजी का सेक्शन है उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी मैंने एक फैक्ट शीट बना दी थी। उसके लिए मैंने एक साइड पे क्वेश्चन लिखे 1 लाइन वाले, और पेज की सेम साइड पे, दूसरे साइड पे मैंने उसके आंसर लिख लिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता था, और जो आंसर वाला सेक्शन है उस पे हाथ रखता था, और याद करता था कि क्या आंसर है, और चेक करते जाता था। ऐसे अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और बार-बार रीरीड करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। जब भी आपको याद करना है, उल्टे तरीके से करना है आपको, एक बार पढ़ो और दूसरी बार याद करके पढ़ो। तो बायोलॉजी जैसे मैंने बताया कि चीज़ें याद करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैं 2-3 चीज़ें करता था, जो भी बायोलॉजी के अंदर कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, उसका मैं फ्लो चार्ट बनाता था कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। या फिर जो ऐसे मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह उस टाइप का जो रहते थे चैप्टर, उनके लिए मैं जो डायग्राम्स, ट्री डायग्राम्स वगैरह रहते हैं, वैसे बनाता था कि मैग्नीशियम है, उसके यूजेस क्या है, ऐसे एरोज़, सन वाले एरोज़ करके उसके साइड में सारे यूजेस लिखता था। ऐसे मैंने सारी चीज़ों के लिए फ्लो चार्ट बनाया एक तो। दूसरी चीज़ मैंने निमोनिक्स यूज़ किए। मॉर्फोलॉजी के लिए एनिमल किंगडम के लिए मैंने खुद से निमोनिक्स बनाए थे। मैं मानता हूँ कि खुद से अगर आप निमोनिक्स बनाते हो तो वो ज़्यादा देर के लिए याद रहता है रादर देन जो आप प्री मेड यूज़ करते हो निमोनिक्स। तो मैं खुद से बनाया था उन चीज़ों के लिए, तो वो कभी भी मेरे भूले नहीं चीज़ें। और इकोलॉजी जैसे मैंने बताया, जो डेटा था उसको मैंने फैक्ट शीट की तरह ट्रीट किया था। एक साइड पे क्वेश्चंस, एक साइड पे आंसर, ऐसे करके मैं करता था। और जो भी बुक्स के आप जो बात कर रहे हो, उसके लिए सबसे मेन तो एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी को याद करने के लिए जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो,
वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक तो हो गया फिंगर टिप्स वाली बुक हो गई, दूसरे फ्लैश कार्ड्स है, फ्री में अवेलेबल रहता है। नीट प्रेप के फ्लैश कार्ड नीट प्रेप एक वेबसाइट है, उसके अंदर फ्लैश कार्ड फ्री में अवेलेबल रहता है, तो वो जाके आप कर सकते हो। तो उसमें भी एनसीईआरटी की लाइन्स रहती है और उससे एक्टिव रिकॉल से वो यूज़ हो जाता है। तो आपको बस एक बेस करना है एनसीईआरटी और वो याद करने के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट भी आप क्या करो कि एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट दे दो और डायरेक्टली ब्लाइंडली टेस्ट दे दो और उसके बाद जो गलतियाँ होती है वो जाके एनसीईआरटी के अंदर पढ़ लो। तो मेन तो यही है कि एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन याद रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, ये सारी बाकी जो चीज़ें हैं वो याद करनी है आपको। अभी देखो बोर्ड्स का बेस है एनसीईआरटी, नीट का बेस भी है एनसीईआरटी। तो अगर आपने नीट के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो बोर्ड्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहता है जैसे कि इंग्लिश वगैरह हो गया, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा भी ऐसा ही था कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो था वो उनकी एनसीईआरटी तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी। तो वो मुझे अच्छे से आता था, बस वो थियोरेटिकल में लिखना वगैरह उसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली बोर्ड्स के 1-2 हफ्ते पहले, उससे मेरा बोर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गया। और मेरा पर्सनली ऐसा था कि बोर्ड्स में मुझे स्कोर का ज़्यादा मतलब नहीं था, मुझे नीट में अच्छे से स्कोर करना था। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने बायो फिज़िक्स केम की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, तो मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा। और मेरा स्कोर एक्चुअल में भी अच्छा है, मेरे 95% स्कोर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे जो भी एनसीईआर मतलब नीट के लिए जो मैंने पढ़ाई की थी, वो एनसीईआरटी बेस्ड की थी। तो अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर रहा है, तो उसका नीट का स्कोर भी अच्छा आएगा और बोर्ड्स का स्कोर तो पक्का से अच्छा आना ही, क्योंकि बोर्ड्स का तो सीधे-सीधे एनसीईआरटी से ही आना है। तो मैंने ऐसे हैंडल किया था कि जब भी बोर्ड्स आ गए, तब मैंने बस थियोरेटिकल जो भी चीज़ें हैं, वो एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर ली और जो चीज़ आप बोल रहे हो कि 11th को कैसे टैकल करना है 12th के अंदर, तो मेरा पर्सनली ऐसा हो गया था कि 11th में मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था और 11th के एंड में मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन की फ़ेज़ आ गई थी मुझे कि बहुत ज़्यादा ऐसे अभी 1 ही साल बचा है, 1 साल ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है। 1 साल के अंदर मुझे 11th भी कवर करना था, 12th भी कवर करना था। तो मैंने लगभग दिसंबर जान के आसपास अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट की थी थोड़ी-थोड़ी और उसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने 11th कवर किया था और रिवाइज़ करने का तरीका ये है कि आप पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। नीट के पैटर्न वाले जो पार्ट टेस्ट रहता है 11th के सिलेबस पे, वो टेस्ट दे दो और उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं, वो जाके फिर से पढ़ लो। ऐसे आप रिवाइज़ कर सकते हो। 11th को अगर रिवाइज़ रखना है तो ऐसे कर सकते हो। हुँ। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जो इनिशियल 11th और 12th का पूरा टाइम है वो लगा देते हैं बायो के अंदर और मतलब दिन का मेजॉरिटी टाइम उनका चला जाता है बायो पढ़ने में, क्योंकि बायो उनको थोड़ी सी आसान लगती है और ज़्यादा टाइम उनका सबकॉन्शियसली उसी में स्पेंड हो जाता है, उनको भी पता नहीं चलती ये बात। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि 11th से ही फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम दे दो जितना जितना बायो को दे रहे हो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसा रहता है कि आपके एक बार कंसेप्ट बन गया, तो एंड में आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बट बायो को आपको कंटीन्यूअसली रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप अब भी पढ़ते हो, तो थोड़े दिन बाद आप फिर से भूल जाओगे, उसके बाद आपको फिर से बायो पढ़ना ही पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट अगर दिन का अगर आप एक प्लान जो आइडियल प्लान है, वो अगर आप मेरे से पूछोगे, तो वो ऐसा रहेगा कि दिन में रोज़ थोड़ा टाइम बायो को देना है। रोज़ देना ही पड़ेगा, रोज़ 1 घंटा, 2 घंटा जितना भी आप निकाल सकते हो, वो रोज़ आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके पैरेलल में फिज़िक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 3 घंटे, ऐसे करके फिज़िक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हो। उसमें भी केमिस्ट्री के अंदर फिज़िकल केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और जो केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको सेम बायो की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें भी बायो के जैसे ही आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 पेज, 3-3 पेज रोज़ आप एनसीईआरटी के पढ़ सकते हो और फिर बायो के लिए भी रोज़ वैसे ही करना है कि रोज़ आप 3-3, 4-4 पेज अच्छे से पढ़ लो और बाकी जो टाइम बचता है आपके पास, वो लगा दो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री के फिज़िक्स, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन याद रखने में। तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो दिन की।
हाँ, एग्ज़ैक्टली हॉबीज़ तो मेरे भी रहती थी। मैं सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता था। फ्रेंड्स सीरीज़ है जो मैंने 2 बार ख़त्म की 11th के अंदर। तो ऐसे मेरा टाइम हॉबीज़ में भी स्पेंड होता था। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है, तो फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। तो वो हॉबीज़ करते-करते मेरा रिलैक्सेशन होता था और मैं जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो मैं उन चीज़ों को एज़ अ रिवॉर्ड रखता था कि मैं 2 घंटे से अच्छे से पढ़ूँगा, 2 घंटे अच्छे से पढ़ूँगा और उसके बाद मैं आधा घंटा दूँगा कि मैं आधा घंटा फ़ोटोग्राफ़ी का कुछ देख लूँ या फिर आधा घंटा मैं सीरीज़ देख लूँ। ऐसे मैं रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी रखता था जिससे मेरा दिमाग भी ठंडा रहता था, स्ट्रेस भी कम रहता था और उसकी वज़ह से पढ़ाई भी अच्छे से होती थी कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलता था कि 2 घंटा पढ़ने के बाद मुझे ये मिलने वाला है। बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है दिन का। वो मतलब उनको एक तो ऐसे नहीं पता रहता है कि उनका टाइम एग्ज़ैक्टली कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जा रहा है। तो उनको पहले ऐसा करना चाहिए कि जो भी कॉन्क्रीट चीज़ है जो हिल नहीं सकती जैसे कि कॉलेज का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, वो एक बार फिक्स कर देना है कि उसे चेंज नहीं करना है बाद में। वो एक बार फिक्स हो गया, तो बाकी जो टाइम बचता है उसके अंदर हमें पढ़ाई की प्लानिंग करनी है, एक्स्ट्रा हॉबीज़ की प्लानिंग करनी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि 7 से लेके 2 तक अगर कोई अगर कॉलेज चालू है, जैसे मेरा रहता था 7 से लेके 2 बजे तक। 2 बजे मेरा लंच रहता था 2 से ढाई, थोड़ा आराम हो गया 3 बजे तक। तो 3 से लेके ला रात को डिनर रहता था 9 बजे। तो 3 से लेके 9 बजे तक मुझे फ्री टाइम मिल गया, उसमें मैं कुछ भी प्लान कर सकता हूँ और 6 बजे एक 20 मिनट का ब्रेक हो गया। तो 3 बजे से 5 बज के 40 मिनट तक एक मेरा स्लॉट हो गया स्टडी स्लॉट, उसके बाद 6 बजे से लेके 9 बजे तक एक स्टडी स्लॉट हो गया। तो ऐसे मैं प्लान करता था कि एक बार कॉन्क्रीट चीज़ें जो है, जो फिक्स रहती है, उनको फिक्स कर दो और बाकी टाइम में पूरा स्टडी टाइम को फिक्स कर दो, स्टडी टाइम को अलॉट कर दो। तो एक तो मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे खुद को प्रूव करना है, खुद को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे एम्स के अंदर जाना है। ऐसे मुझे खुद के अंदर मन के अंदर था। तो वो चीज़ एक कांस्टेंट थी पूरे टाइम फ्रेम के अंदर 2 साल का जो भी टाइम फ्रेम था उसके अंदर। और जब भी मुझे डिमोटिवेशन होता था, जब भी ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अभी मैं कुछ और देख लेता हूँ, तब मैं ऐसे सोचता था कि यही ऐसा टाइम है जो मेरे सक्सेस पे कंट्रीब्यूट करने वाला है कि इस टाइम पे मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो मैं जो जितने मार्क्स मुझे मेरे आने थे उतने ही आ जाएँगे। बट इस टाइम पे अगर मैं पढ़ाई करूँगा, जब मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं है, तभी जाके मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने वाले हैं। जो मार्क्स आने हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स तभी मेरे आएँगे, जब मेरे पढ़ाई करने का मन नहीं है, स्टिल मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करने का ट्राई कर रहा हूँ और वही जाके काउंट होगा मेरे सक्सेस में। तो मैं ऐसे मोटिवेटेड रखता था खुद को और एक चीज़ और एक ट्रिक मैं यूज़ करता था। एक सॉन्ग रखना है, कुछ आपको जो मोटिवेटिंग लगता है, एक कांस्टेंट एक ही सॉन्ग को आपको कंटिन्यू रखना है 2 साल के लिए, जो कि आपको इंस्पायरिंग लगे, मोटिवेशनल लगे। जैसे कि मेरा था फाइट सॉन्ग रेचल प्लैटन वाला, तो वैसे कोई सॉन्ग रख लो, जब भी आपको डिमोटिवेटेड फ़ील लगे, तब जाके आप 5 मिनट के लिए वो सॉन्ग देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, उसके बाद आपको फिर से मोटिवेटेड फ़ील हो जाएगा, फिर से आप पढ़ाई के लिए रेडी हो जाओगे। बट स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो यूट्यूब पे वगैरह जाता है, वीडियोज़ वगैरह ढूँढने लगते हैं, उसमें उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। तो 3-4 चीज़ें हैं जो एक बोल सकते हैं कि नीट का मंत्रा है, जिन्हें आप फ़ॉलो करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जो भी कॉलेज मिलना है, जो भी आपको मार्क्स चाहिए वो मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि आप एनसीईआरटी को बेस मानो, एनसीईआरटी की लाइन समझने के लिए जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, वो कर लो बट बेस आपको एनसीईआरटी रखना है, एनसीईआरटी की सारी लाइन्स को समझ लेना है, अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना है लाइन्स को। ऐसे नहीं कि आपको रटना है, चीज़ों को आपको याद करना है, ऐसे नहीं, आपको समझ लेना है। दूसरी चीज़ है कि नीट जो है, वो है आपका रिविज़न का मतलब एक चैलेंज है। नीट इज़ ऑल अबाउट नंबर ऑफ रिविजन्स ऑफ और आप कितनी डिफरेंट चीज़ें आप एक साथ याद रख सकते हो। क्योंकि जब भी आप एक-एक चैप्टर को टैकल करने लगते हो, चैप्टर के जस्ट एंड के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये चैप्टर तो आसान है।
बट जैसे ही 5-6 चैप्टर हो जाता है, उसके बाद जो पहला वाला चैप्टर था, वो आप कंप्लीटली भूल जाते हो और उसे याद करना बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है और उसी की वजह से जब आपके कम्युनिटी टेस्ट होते हैं या फिर फुल सिलेबस टेस्ट होता है, उसके अंदर उसके अंदर आपके स्कोर कम आ जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील हो जाते हो आप और आप फुल मॉक टेस्ट देना वगैरह बंद कर देते हो। तो उसको कैसे टैकल करना है? तो मैं खुद से ऐसे टैकल करता था उसे कि मैं जो भी मॉक टेस्ट है, उनका स्कोर नहीं देखता था। कुछ भी हो जाए स्कोर मुझे देखना ही नहीं है और मॉक टेस्ट को मुझे इवैल्यूएशन का टूल नहीं मानना है, मॉक टेस्ट को मुझे एक पढ़ाई का टूल मानना है। कि टेस्ट में मुझे समझ आ रहा है कि मेरी वीकनेस क्या-क्या है, मेरी गलतियाँ क्या-क्या हो रही है और वैसे ही जाके जो गलती होती है, वो जाके मैं फिक्स करता था। मेरा मॉक टेस्ट का एक पॉइंट यही था कि मुझे गलतियाँ निकालनी है हमें गलतियाँ निकालनी है मुझे कि क्या-क्या गलतियाँ होती हैं, मुझे बस उतना देखना है। ये नहीं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, देखते हैं, ऐसे नहीं। मैं शुरुआत में ऐसे ही करता था कि देखते कितने मार्क्स आते हैं, इवैल्यूएशन करते खुद का और उसकी वज़ह से मेरा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा आ गया था मुझे। बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि नहीं अभी मैं टेस्ट नहीं दूँगा, कुछ भी हो जाए। एक बार रिविज़न कर लेता हूँ फिर से, एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट दे देता हूँ। बट मैंने 2-3 बार ये चीज़ ट्राई करी बट उससे ऐसा हो जाता है कि आप एक सिरे से जाके दूसरे सिरे तक जब तक पहुँच जाते हो सिलेबस के, तब तक आपका पहला सिरा जो है वो कंप्लीटली आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही तरीका है कि आपको कितना भी लगे कि सिलेबस फिर से पढ़ लूँ, आपको डायरेक्ट जाके टेस्ट देना है और टेस्ट को ही पढ़ाई का एक टूल मान लेना है और जो भी गलतियाँ होती हैं, वो जाके एनसीईआरटी में जाके पढ़ना है। ये चीज़ अगर आप अच्छे से शुरुआत से ही अच्छे से फ़ॉलो करते हो, तो आपका आराम से स्कोर अच्छे से आएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको एक ही चीज़ करनी है कि स्कोर को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। स्कोर कितना भी आए, स्कोर एंड तक बढ़ जाएगा अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो और जो चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हो। तो जो भी मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स कंसिडर करके है कि मेरे 665 मार्क्स क्यों आए और ये उसमें ये भी आता है कि मेरे 720 मार्क्स क्यों नहीं है। दोनों का मिला के मैं सारे पॉइंट्स अभी तक बता रहा था और उसी के अंदर मैं मेरी गलतियाँ क्या-क्या हुई जिसकी वज़ह से मेरे 700 वग़ैरह मार्क्स नहीं आए, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था जिसकी वज़ह से केमिस्ट्री की जो भी गलतियाँ थी मेरी, वो इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हुई है मेरी। क्योंकि जैसे बायो का लोग करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करना, वैसे मैं इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री का कर नहीं पाया था ज़्यादा, कि लाइन बाय लाइन चीज़ें अच्छे से समझ ली, याद कर ली, वो चीज़ें मेरे से नहीं हो पाई थी, एक तो। दूसरी चीज़ मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दिए थे, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मैटर करते हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अच्छे से एनालिसिस करो। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो अच्छे से आपका स्कोर बढ़ जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैंने ज़्यादा सफिशिएंटली मॉक टेस्ट नहीं दिए। अगर मिला के देखूँ तो मैंने 30-40 कुछ मॉक टेस्ट दिए होंगे बट मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं है। आपको देना है मतलब पूरे पार्ट टेस्ट वगैरह मिला के 30-40 दिए होंगे। तो अगर मेरी एक गलती पूछोगे तो वो सबसे बड़ी गलती है कि मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए और एनसीईआरटी मैंने अच्छे से फॉलो नहीं की। अगर ऐसे चीज़ है कि अगर आप सही चीज़ें करते हो, तो आपके लिए 1 साल भी इनफ है। क्योंकि मैंने एक्चुअल में पढ़ाई 11th के एंड में या फिर 12th के स्टार्ट में ही की थी। बट आपको क्या करना है कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सही चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि सबसे शुरुआत में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ समझ आ गई, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं रहती और आप पढ़ाई करना अच्छे से स्टार्ट करते हो और आपका जो भी काम रहता है, वो प्रोडक्टिव बन जाता है, स्मार्ट वर्क बन जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई किसी को अगर सीट चाहिए एमबीबीएस की और उसे पूछना है कि कितना टाइम इनफ है, तो मैं तो बोलूँगा कि 6 से 8 महीने भी इनफ है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी फ़ॉलो करते हो और मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से लगाते हो और थोड़ा आपको ओवरव्यू है चैप्टर्स क्या-क्या है, सिलेबस कितना है, तो 6 से 8 महीने में आप सीट तक जा सकते हो। अगर आपको टॉप करना है 650 प्लस मार्क्स लाने हैं, तब आपको 1 साल मिनिमम लगेगा, 1 से डेढ़ साल मैं बोलूँगा कि आपको टाइम सफिशिएंट चाहिए। तो
लास्ट के 2-3 मंथ जब रह जाता है तब मेजॉरिटी सिलेबस सब लोगों का खत्म हो रहा होता है और या फिर हो गया होता है। तो सबको ये करना रहता है कि रिविज़न करें। तो रिविज़न करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप टेस्ट लगाओ। डायरेक्ट जाके टेस्ट लगाओ और टेस्ट में जो गलतियाँ होती हैं उनको अच्छे से एनालाइज़ करो और जैसे ही एनालिसिस आपका खत्म हो जाता है, अगली टेस्ट के लिए बढ़ जाओ और ये साइकिल एक बार स्टार्ट कर दो कि आप टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस के लिए आप 1-2 दिन लगा लो अच्छे से, जो भी चीज़ गलत हो रही है, उनके रूट पे जाओ, जो भी आपके नोट्स वगैरह है वो अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़ लो और तब जाके 1-2 दिन के अंदर एनालिसिस खत्म करके नेक्स्ट टेस्ट दे दो और ऐसे करके करते-करते ये साइकिल स्टार्ट कर दो और जो भी एनालिसिस का गैप है 2 दिनों का, 1 दिनों का, उसे छोटा-छोटा करते जाओ और एंड में आपकी ऐसी पोज़ीशन हो जाएगी कि आप 1 दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो रिविज़न करने का सबसे सही तरीका तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से आप उनकी एनालिसिस करो। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि लास्ट के 2 मंथ में कोई नई नई चीज़ नहीं उठानी है। जो भी आपने 1 साल में या 2 साल में जो चीज़ पढ़ी है, उसी को जाके फिर से रिवाइज़ करना है। बट मेजॉरिटी लोग ये गलती कर देते हैं कि उस टाइम पे कोई क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च हो जाता है फ्री में कहीं पे वगैरह, तो वो पढ़ने लग जाते हैं, उसके नोट्स बनाने लगते हैं और बाद में उसकी रिविज़न नहीं कर पाते हैं। तो मैं शुरुआत में जैसे बोला कि नीट इज़ ऑल अबाउट नंबर ऑफ रिविजन्स कितने अच्छे से आप रिविज़न कर पाते हो, कितने अच्छे से आप सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा याद कर पाते हो। तो नीट उसी का एक गेम है। तो उसके लिए आपको 2 महीने लास्ट के 2-3 महीने पूरे रिविज़न में लगाने होंगे, मॉक टेस्ट में लगाने होंगे और मॉक टेस्ट में जो भी गलतियाँ हो जाती है आपकी, वो जाके आपको जो चीज़ें पहले से पढ़ी है जैसे कि नोट्स हो गए आपके या फिर एनसीईआरटी हो गई, इनमें जाके एक बार फिर से देख लेना है। और लास्ट के 1 मंथ की अगर आप स्ट्रैटेजी पूछोगे तो 1 मंथ के लिए आपको जो भी आपकी फ़ॉर्मूला शीट्स है शॉर्ट नोट्स है उनको डेली या फिर सेम इंटरवल पे रिवाइज़ करना है, हर 2 दिन में वगैरह, थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ आधा 1 घंटा देके उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आप मतलब वो जो चीज़ें रहती हैं फ़ॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, उनकी जितने ज़्यादा बार आप रिविज़न करते हो, उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आप सेम फ़ॉर्मूला शीट की 4-5 बार रिविज़न कर देते हो, तो जस्ट एग्ज़ाम से पहले जब आपकी एग्ज़ाम रहेगी फाइनल नीट वाली, उसके 2 दिन पहले आप उसे रिवाइज़ करोगे तो पूरा आपका सिलेबस उससे रिवाइज़ हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा। और तीसरी बात होगी मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि यार मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगा इस साल नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसे मानना है कि यार अच्छा हो गया मेरी गलती हो गई अभी। मेरी अभी गलती होगी तो मेरे फाइनल वाले टेस्ट में मेरी गलती नहीं होगी। तो अभी जो 2-3 महीने लास्ट के बचे हैं उसके अंदर जितने ज़्यादा आप गलतियाँ कर सकते हो उतने ज़्यादा गलतियाँ कर लो क्योंकि सेम गलतियाँ आपकी रिपीट ज़्यादा बार नहीं होने वाली एंड में। तो जितने ज़्यादा आप अभी गलतियाँ करोगे बाद में वो गलतियाँ आपसे नहीं होगी और आपका मार्क्स ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। तो हमें जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब हमें एक छोटा-छोटा एम चाहिए जिससे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। जैसे कि मेरा एम रहता था कि जो मेरी 2 वीक्स में 1 टेस्ट होती थी, उस टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा आ जाए और उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ता था। जो भी 2 हफ्ते की मेरी पढ़ाई रहती थी, वो एक एम के साथ रहती थी कि इस टेस्ट में मुझे स्कोर अच्छा लाना है। तो अगर आप ऐसे 2 वीकली या फिर 2 बाई वीकली या फिर आप वीकली टेस्ट रखते हो या फिर मंथली भी टेस्ट रखते हो, तो आपको एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ, मेरा ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है और उसमें मुझे मार्क्स अच्छे लाना है। तो ऐसे मैं टारगेट रखता था जिससे कि मेरी पढ़ाई रहती थी पढ़ाई अच्छे से होती थी, एक एम मिलता था और उन टेस्ट में जब भी मुझे मेरी गलतियाँ होती थी, तो मैं पूरा 1 दिन या फिर 2 दिन निकाल लेता था टेस्ट के बाद वाले और वो गलतियों को जाके अच्छे से फिक्स कर देता था। एक अगर गलती हो गई किसी टॉपिक के अंदर, तो उस टॉपिक के अंदर मैं और 10-15 क्वेश्चन ढूँढता था वैसे वाले, उनको सॉल्व करता था और ये एन्श्योर बस करता था मैं कि ये जो मेरी गलती हुई है, वो बाद में फिर से रिपीट ना हो। अगर ये सिंपल चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ़ॉलो करते हो कि मेरी अभी जो गलती हुई है, वो अगली बार नहीं होगी, तो आराम से आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका नीट में सिलेक्शन होना कन्फर्म हो जाएगा, अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो।
मैं एम्स भोपाल में थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ अभी। और जब मेरे 65 मार्क्स आए थे तब मुझे ऐसा कन्फ्यूजन था कि मैं स्टेट के अंदर कॉलेज लूँ या फिर एम्स भोपाल लूँ। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई थी तो उसके अंदर एम्स भोपाल आ गया था मेरा। तो मैंने सोचा कि एक बार जाके कैंपस देख लूँ मैं बस। तो मैं आ गया है भोपाल में और कैंपस देखने लगा। जैसे ही मैं कैंपस देख रहा था तब भी मैंने फिक्स कर लिया कि छोड़ो यार स्टेट का कॉलेज क्या ही है। अभी मुझे फिक्स करना है कि एम्स भोपाल ही आना है अभी, कंफर्म कर लेते हैं यहीं पे एडमिशन। क्योंकि हमारा कैंपस जो है एम्स भोपाल का वो 143 एकर्स का है और अलग-अलग हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बने हैं। बहुत बड़ी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। मुझे अभी 3 साल हो गए यहाँ पे रह के, बट स्टिल मुझे हॉस्पिटल का मैप अच्छे से याद नहीं है कि कहाँ पे कौन-सा डिपार्टमेंट है। इतना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है कि किसी को भी 4 साल, 5 साल में भी पूरा अच्छे से हॉस्पिटल का मैप किसी को भी याद नहीं आता। तो वो चीज़ है और बहुत सारा मतलब ऐसा है कि हमारे कैंपस के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। नेस्कैफ़े वगैरह की शॉप्स हैं हमारे यहाँ पे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कहीं पे भी हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फंक्शंस, कल्चरल फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। हमारी काउंसिल वगैरह रहती है स्टूडेंट काउंसिल की, उसमें अलग-अलग जॉब्स अपॉइंट होते हैं, जैसे कि मैं मैगज़ीन कमिटी का हेड हूँ, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ होते रहता है, कहीं कहीं न कहीं पे आप बिज़ी रहते हो और कुछ ना कुछ चीज़ आप करते रहते हो। आपके जूनियर्स वगैरह भी रहते हैं, उनको उनको आप गाइड करते रहते हो कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। तो कभी भी ऐसा मेरा दिन नहीं जाता कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस रूम पे पड़ा रहा, ऐसे कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, हैपनिंग रहता है, क्योंकि कैंपस भी बहुत बड़ा है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। एमबीबीएस का करिकुलम भी बहुत अच्छा है, क्विज़ेस या फिर कॉन्फ्रेंसेस, सीएमईज़ वगैरह होती रहती है और मैं पार्टिसिपेट करते रहता हूँ और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती जाती है अगर आप एक अच्छे से कॉलेज पे जैसे कि एम्स भोपाल या फिर एम्स दिल्ली हो गया, ऐसे कॉलेज पे जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहता है और देखो ऐसे ही रूम्स वगैरह रहती है मेरी, जैसे कि अभी ये रूम सिंगल रूम है, मेरे रूम के अंदर मैं अकेला ही रहता हूँ। ऐसे फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मेस बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, फीस की भी कोई दिक्कत नहीं रहती। मेरी 5 साल की पूरी फीस पा 5000 है बस और उसके अंदर ये हॉस्टल वगैरह पूरा इंक्लूडेड रहता है। तो एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा रहता है कि एक बड़ी-सी एक हिल है और हिल को आपको एक बार चढ़ लेना है, उसके बाद तो पूरा स्लोप ही रहता है। पूरा अपने आप मतलब फ्लो के साथ आप चले जाते हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सबको कि बस 2 साल के लिए अच्छे से पूरी लगन से मेहनत करो और आपको बिल्कुल भी ऐसे रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मेहनत की और उसका फ्रूट अच्छा नहीं है। फ्रूट आपको आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही मिलना है। तो जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप खुद को ऐसे मत समझो कि दूसरे लोग मेरे से ऑलरेडी आगे हैं। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले से बताया कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन्स आने हैं। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ लेते हो या फिर लाइन्स को समझने के लिए कोई वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं। मैंने पूरे नीट के 2 साल की पढ़ाई में कहीं पे भी पैसा वेस्ट नहीं किया था। सारे जो भी लेक्चर्स वगैरह यूज़ किए थे, वो सारे फ्री थे। मैं ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, जो भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके लिए मैंने बस खर्चा किया था और जो भी प्रिंट आउट्स रहते हैं मॉक टेस्ट के, उसके लिए 2 खर्चे हुए थे मेरे बस, कि एक तो एनसीईआरटी और जो प्रिंट आउट्स रहेंगे मॉक टेस्ट के, उनके लिए मेरा खर्चा हुआ था। बाकी जो भी वीडियो लेक्चर्स वगैरह है, वो मैंने सारा किया था यूट्यूब से या फिर कोई साइट वगैरह होगी जहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, वही सारी चीज़ें की थी, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके लिए मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ जहाँ पे फ्री में आपको मिल सकता है। एक तो फिज़िक्स वाला जो अलग सर का चैनल है, उसके अंदर आपको फ्री में चीज़ें मिल जाएगी। दूसरा चीज़ है फिज़िक्स गैलेक्सी जो कि एलन के जो कि जयपुर के एचओडी है फिज़िक्स के, उनका है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। वो भी उनके अंदर भी सारी जो चीज़ें हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है फिज़िक्स गैलेक्सी चैनल के नेम के अंडर और उसमें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से फिज़िक्स की एक्सप्लेन की है, स्ट्रैटेजीज़ मिल जाती हैं। उनकी जो भी ब्लॉक स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने फ़ॉलो की थी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था और
ये सारी ट्रिक्स वगैरह जो भी है, आपको फ्री में मिल जाती है यूट्यूब के अंदर। उसके साथ-साथ जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अगर आप एनसीईआरटी जो भी है वो अच्छे से स्टार्ट से लेके फॉलो करते हो एंड तक, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा और जो भी आपके टेस्ट वगैरह है, वो भी आपको पीडीएफ्स के फॉर्म में फ्री में मिल जाते हैं कहीं से कहीं से। आपको वो भी यूज़ कर सकते हो आप। एलन वगैरह फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं कभी-कभी, जैसे कि मेरा भी जब हुआ था 2020 के अंदर, तब भी एलन ने 10 टेस्ट फ्री में दिए थे। आकाश का जो रहता है, आकाश कोचिंग का, वो भी 1-2 टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कर देता है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो मैंने भी यूज़ किया था, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे फ्री रिसोर्सेज़ रहता है जिसके अंदर आप अगर आप अच्छे से करते हो उनको फ़ॉलो, तो आराम से आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। और मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल है, मैंने किया था, मैंने एक भी पेड रिसोर्स यूज़ नहीं किया था, स्टिल मेरा स्कोर 665 आया है। आप भी अगर मेरे स्ट्रैटेजी अच्छे से फ़ॉलो करते हो, मैं जो चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ, वो चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करते हो, तो आपका 665 क्या आपका स्कोर 700 प्लस भी आ सकता है। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी नीट अभी 7th ऑफ मई को है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने साल भर अभी अच्छे से मेहनत की है। अभी जाके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर कहीं न कहीं पे है। बस हमें उनको बाहर निकालनी है, उनकी रिविज़न अच्छे से करनी है। और रिविज़न करने के लिए आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। मुझे पता है जब आप टेस्ट देते हो, आपका स्कोर कम आ जाता है, तब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं देना है टेस्ट। बट स्टिल उस फेज़ को थोड़ा निकाल लो कैसे न कैसे। बस आप टेस्ट दे दो और जो भी गलतियाँ होती हैं वो अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लो और जो भी चीज़ें आपने पहले की हुई है, उनकी रिविज़न अच्छे से करनी है अभी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमने साल भर, 2 साल भर बहुत अच्छे से लगन से मेहनत की है। बस हमें अब अभी उसका आउटपुट निकालना है, रिविज़न अच्छे से करना है। रिविज़न करना बड़ी बात नहीं रहती। हमने पढ़ाई जो मेजर चंक रहता है, वो तो कंप्लीट कर लिया। रिविज़न जो भी करना है, वो हम कर लेंगे टेस्ट प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से या फिर जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, फ़ॉर्मूला शीट्स हैं, वो रिवाइज़ करके अच्छे से रिविज़न हो जाती है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अभी का स्कोर कोई भी हो, बिल्कुल मत घबराओ। बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। नहीं तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, इसी स्ट्रेस के अंदर रहोगे कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा, तो एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार हमने स्ट्रेस के अंदर ही पूरा टाइम निकाल लिया, पढ़ाई की बिल्कुल भी नहीं दी। बस अभी 20 दिन बचे हैं हमारे पास, तो 20 दिन बस आप पूरा अच्छे से लगन से मेहनत करके देख तो लो एक बार कि कितना हमारा आउटपुट आ जाता है 20 दिन के अंदर। और स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ दो बिल्कुल भी और बिल्कुल आप पूरा लगन से पढ़ाई के अंदर फ़ोकस कर लो अभी।